इमेजिन आपका सपना था अमेरिका जाने का, आपने सब कुछ रेडी कर लिया, डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए, वकील हायर किया, सालों का इंतजार भी किया और अब जब आपका ग्रीन कार्ड मिलने ही वाला था तभी एक शॉकिंग अनाउंसमेंट आ गई। अनाउंसमेंट ये कि अमेरिका ने EB-4 ग्रीन कार्ड पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अब 2025 से पहले कोई नया वीजा नहीं मिलेगा। हजारों भारतीय एप्लीकेंट्स का सपना अधूरा रह गया है। तो क्या आप भी इससे प्रभावित होने वाले हैं? और अगर नहीं तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? क्या कोई रास्ता बचा है या फिर अब आपको प्लान बी बनाना ही पड़ेगा? तो सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, सो बिना स्किप किए वीडियो को आपको देखना है क्योंकि ये टॉपिक आपके फ्यूचर से जुड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि आखिर ये EB-4 है क्या। तो देखिए, EB-4 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फोर्थ प्रेफरेंस वीजा है। ये एक स्पेशल इमिग्रेंट वीजा है जो कुछ खास कैटेगरीज को दिया जाता है, जैसे कि रिलीजियस वर्कर्स, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर यानी कि जो जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स होते हैं, इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्स मेंबर होते हैं या फिर जो स्पेशल जुवेनाइल इमिग्रेंट्स होते हैं, उनको EB-4 वीजा दिया जाता है। डेटा की मदद से अगर हम समझे तो 2024 में लगभग 9,000 से ज्यादा EB-4 वीजा इशू किए गए थे। इनमें से कई भारतीय भी शामिल हैं जिन्हें ये वीजा मिला था, लेकिन अब ये कोटा खत्म हो चुका है और कोई नया EB-4 वीजा अक्टूबर 2025 तक जारी नहीं होने वाला है। अब जरा ये समझ लीजिए कि इस फैसले का असर किन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। तो देखिए, इंडियन एप्लीकेंट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। EB-4 प्रोसेसिंग करवा रहे भारतीयों के लिए बुरी खबर है जो पहले से ही EB-4 वीजा की वेटिंग लिस्ट में थे। उन्हें अब अगले साल तक कोई अपडेट नहीं मिलने वाला है। सो अगर आपने भी अपना इंटरव्यू या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट है उसे सबमिट कर दिए थे तो कोई भी अब फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि कंसुलेट इन्हें प्रोसेस नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई और रास्ता बचा है या फिर प्लान बी ही देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर EB-4 आपको नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरे रास्ते पर अब चलना होगा, यानी कि जो दूसरे ऑप्शन है ना, उनकी भी तलाश करनी होगी। आपके पास अभी भी EB-1, EB-2 और EB-3 वीजा का ऑप्शन है। EB-1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वीजा होता है जो साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स या फिर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको अलॉट किया जाता है। इसके अलावा जो EB-2 कैटेगरी का वीजा है वो एडवांस डिग्री होल्डर्स को दिया जाता है, जैसे कि मास्टर्स डिग्री होल्डर या फिर जो PhD डिग्री होल्डर्स हैं उन्हें ये वीजा दिया जाता है। EB-3 कैटेगरी स्किल्ड वर्कर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ये मिलता है। ठीक है, H-1B से ग्रीन कार्ड पाने वालों के लिए EB-3 कैटेगरी होता है। H-1B वर्क वीजा IT प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हर साल 85,000 H-1B वीजा दिए जाते हैं। इसके अलावा फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड भी एक ऑप्शन है। अगर आपका कोई रिश्तेदार US में है तो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा का आप ऑप्शन चुन सकते हैं, या फिर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया PR की तरफ अपना रुख मोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप जल्दी माइग्रेट करना चाहते हैं, जल्दी PR लेना चाहते हैं, तो कनाडा की जो एक्सप्रेस एंट्री है PR हासिल करने की, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया का PR का ऑप्शन है, वो भी आपके लिए खुला हुआ है। अब सवाल ये है कि जो EB-4 है वो वीजा कब आएगा, यानी कि उसका प्रोसेस अब कब शुरू होगा। तो देखिए, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, इस साल अक्टूबर से प्रोसेस शुरू होने वाला है। 1 अक्टूबर से नए EB-4 वीजा प्रोसेस शुरू होंगे, लेकिन बैकलॉग बढ़ने की संभावना होगी, इसलिए आपको प्लान बी अपना तैयार रखना है। सो प्लान बी आपका क्या क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। EB-1, EB-2, EB-3 इसका ऑप्शन है आपके पास, H-1B का ऑप्शन है आपके पास, और हाँ, फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड का ऑप्शन भी आपके पास है। तो देखिए, EB-4 के लिए अब बैकलॉग और ज्यादा होगा, वेटिंग टाइम हो सकता है कि और ज्यादा लंबा हो। सो अगर आप वो इंतजार या फिर वो एक समय स्किप करना चाहते हैं तो आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़ सकते हैं, और दूसरे ऑप्शंस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप जल्दी से जल्दी PR लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी माइग्रेट होना चाहते हैं, तो आप US की जगह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का PR इस ऑप्शन को भी अपने बकेट लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान कर दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि जो यूनिवर्सिटीज
गैर कानूनी प्रोटेस्ट होने देंगे उनकी फेडरल फंडिंग बंद कर दी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ तो उसे अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। यानी कि अब प्रोटेस्ट करने का मतलब है अमेरिका में डिग्री से पहले ही एयरपोर्ट की फ्लाइट पकड़ लो। जनवरी 2025 में ट्रंप ने एक बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें लिखा गया कि फॉरेन स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट में शामिल होंगे तो उन्हें सीधा डिपोर्ट किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज को फॉरेन स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट एक्टिविटीज रिपोर्ट करनी होगी। जो यूनिवर्सिटीज इस कानून को नहीं मानेंगे उनकी भी फेडरल फंडिंग बंद कर दी जाएगी। अब सवाल ये है कि ये लॉ सिर्फ प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट के लिए है या फिर आगे कोई और अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है तो उसे भी इसके तहत रोका जाएगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये प्रोटेस्ट शुरू कहां से हुए। तो देखिए, अप्रैल 2024 में इजराइल पैलेस्टीन वॉर के खिलाफ पूरे अमेरिका में स्टूडेंट प्रोटेस्ट होने लगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने यूनिवर्सिटी में घुसकर स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ा। ट्रंप का ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ प्रो पैलेस्टीन ही नहीं बल्कि प्रो हमास और एंटी सेमिटिक भी थे। कई सारे यहूदी बच्चों ने कहा कि उन्हें कैंपस में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। यही वजह है कि अब ट्रंप ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए नया कानून लेकर आया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इन सारी चीजों के बाद अब स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है। तो देखिए, एक फाउंडेशन है, द फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल राइट्स एंड एक्सप्रेशन यानी कि फायर। ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत प्रोटेस्ट करना हर नागरिक का अधिकार है, ये फायर का कहना है। लेकिन ट्रंप सरकार का तो ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं थे बल्कि हिंसक थे और लॉ ब्रेकिंग थे। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये नियम सिर्फ गाजा वार प्रोटेस्ट के लिए है या फिर किसी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इस नए नियम के तहत रोका जाएगा? क्या ये स्टूडेंट्स की आवाज दबाने की कोशिश है? अगर ये लॉ लागू हो गया तो भविष्य में अमेरिका में पढ़ने आने वाले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मुश्किलें बढ़ जाएंगी? अब सीधा सीधा असर इसका क्या होने वाला है? ये तमाम सवाल हैं जिनका आंसर अभी भी आना बाकी है। देखिए, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको अब प्रोटेस्ट से पूरी तरह से बचना होगा। जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फंडिंग पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका में हायर एजुकेशन अब पहले जितनी फ्री और ओपन नहीं रहने वाली है। ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति $5 मिलियन यानी कि करीब करीब 44 करोड़ रुपए देगा उसे यूएस की परमानेंट रेजिडेंसी और वर्क परमिट मिल जाएगा। इसका मतलब अमेरिका में बिना किसी झंझट के रहो, काम करो और पैसा कमाओ। ट्रंप का ये दावा है कि इससे अरबपतियों को अमेरिका लाने में मदद मिलेगी और जो सरकारी घाटा है वो भी कम हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि अगर 10 लाख लोग इस वीजा को खरीदेंगे तो अमेरिका को $5 ट्रिलियन मिल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अरबपति वाकई इसे खरीदेंगे? क्योंकि फोर्ब्स ने 18 अरबपतियों से पूछा कि क्या वो इस वीजा में इंटरेस्टेड हैं, क्या वो इस वीजा को खरीदेंगे। तो देखिए, 13 अरबपतियों ने तो ये कह दिया कि नहीं भाई, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। 3 अरबपति ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हम सोच सकते हैं और सिर्फ 2 ही अरबपति ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो शायद गोल्ड कार्ड वीजा को खरीदेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि वो इस वीजा में इंटरेस्टेड नहीं है। एक कनाडाई अरबपति हैं, उनका कहना है कि अगर आप पहले से ही अरबपति हैं तो आपको इस वीजा की जरूरत ही नहीं है। वहीं एक यूरोपियन अरबपति है, उनका ये कहना है कि जो अमीर लोग अमेरिका में बिजनेस करना चाहते हैं वो तो वैसे ही आसानी से वीजा हासिल कर लेते हैं। वहीं एक रूसी अरबपति हैं जो कहते हैं कि कौन $5 मिलियन खर्च करेगा जब दूसरे रास्ते और भी ज्यादा सस्ते हैं। तो सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर जो है वो है अमेरिका में टैक्स। अमेरिका उन गिने चुने देशों में से एक है जो अपने नागरिकों की दुनिया भर की इनकम पर टैक्स लगाता है। यही वजह है कि कई अरबपति अमेरिकी नागरिकता लेना ही नहीं चाहते। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि इस गोल्ड कार्ड वीजा पर अमेरिका के बाहर के इनकम पर टैक्स नहीं लगने वाला है। अब एक और सवाल उठता है, सवाल ये कि क्या ये सच में पॉसिबल होगा या फिर सिर्फ इलेक्शन के लिए है? तो देखिए, कांग्रेस की मंजूरी के बिना ट्रंप इस बदलाव को नहीं लागू कर सकते, यानी कि ये ऑफर शायद ज्यादा दिन नहीं भी टिक सकता है।
सो अगर मैं फाइनल आपको वर्डिक्ट दूं या फिर एक फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो ट्रंप का ये प्लान बहुत एम्बिशियस है, लेकिन अरबपतियों को शायद इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। फोर्ब्स की रिपोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि ज्यादातर अरबपति इस वीजा में इंटरेस्टेड नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि ट्रंप बिना कांग्रेस की मंजूरी के इसे लागू कर भी नहीं सकते। ट्रंप सरकार अब फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग प्रेफरेंसेस को इलीगल घोषित करने की तैयारी कर रही है। मतलब अब कंपनीज H1B वर्कर्स को अमेरिकी लोगों से ऊपर नहीं रख सकती है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन यानी कि EEOC को ये बोला गया है कि वो ऐसी कंपनियों को पकड़े जो H1B वर्कर्स को अमेरिकी लोगों से ज्यादा प्रेफरेंस देती है। 19 फरवरी 2025 को EEOC ने ये साफ कह दिया कि अगर कोई भी कंपनी H1B वर्कर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है तो उस पर सीधा सीधा एक्शन होगा। EEOC एक्टिंग चेयर ने ये साफ कर दिया है कि कई इंडस्ट्रीज में फॉरेन वर्कर्स की प्रेफरेंस बढ़ती जा रही है और अब इसे खत्म करना पड़ेगा। मेटा यानी कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उस पर भी केस हुआ है कि वीजा होल्डर्स को अमेरिकी लोगों से ज्यादा प्रेफरेंस देती है। और मेटा की ये जो केस वाली बात है वो हम आपको पुरानी वीडियो में बता ही चुके हैं और आपको सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बताई थी। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पर जाना है और या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेटा वाली स्टोरी का लिंक मिल जाएगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ट्रंप H1B वीजा होल्डर्स और H1B से इतने खफा क्यों रहते हैं, क्यों उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम H1B वीजा होल्डर से होती है। तो देखिए, ट्रंप खेमे के जो लोग हैं ना, उनका हमेशा से यही कहना है कि H1B वीजा की वजह से जो अमेरिकी लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको जॉब का लॉस हो रहा है। फॉरेन वर्कर्स को कम सैलरी में हायर किया जाता है जिससे कंपनियों को फायदा होता है और कंपनियों को फायदा होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं, H1B वीजा होल्डर्स को हायर करती हैं और इस वजह से अमेरिकी लोगों में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। इसके अलावा जो वीजा होल्डर्स होते हैं कई बार उनको अपने लेबर राइट्स के बारे में कम पता होता है, इसीलिए कंपनियां उन्हें आसानी से एक्सप्लॉइट भी कर सकती हैं। अब सोचिए, अगर ये सब सही हुआ तो H1B वीजा होल्डर्स के लिए अमेरिका में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या सच में ये सब इतना आसान है? क्या ट्रंप चाहे तो H1B वीजा को बैन कर सकते हैं? अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ट्रंप ने H1B पॉलिसीज टाइट कर दी तो सबसे बड़ा नुकसान तो भारतीयों को होगा। अब यहाँ पर डेटा की मदद से समझ लीजिए कि भारतीय प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होगा अगर H1B वीजा बैन किया जाता है। तो देखिए, अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 72% से ज्यादा H1B वीजा जो अलॉट किए गए ना, वो भारतीय प्रोफेशनल्स को ही मिले थे। इसका सीधा असर IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स पर पड़ेगा। अगर अमेरिका ने H1B टाइट कर दिया तो कनाडा और UK इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे। तो जो मैंने आपको अभी कहा था कि क्या H1B वीजा को बैन करना ट्रंप के लिए पॉसिबल है, तो देखिए आंसर ये है कि US की इकोनॉमी में जो फॉरेन वर्कर्स हैं, जो H1B वीजा होल्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, एक तरह से US की इकोनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो देखिए, ये पॉसिबल तो नहीं है कि H1B वीजा को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह से ट्रंप H1B वीजा पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, उसका जो नियम है और उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको और ज़्यादा टफ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी नागरिकों को भी नौकरी मिल सके। लेकिन पूरी तरह से H1B वीज़ा को बैन करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अब थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा अमेरिका में जाकर H1B वीज़ा लेकर काम करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई अब US आप नहीं जा पाएंगे तो आप UK और कनाडा जैसे जो देश हैं आप वहाँ पर भी अपने काम के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप एक बेहतर करियर बना सकते हैं। तो देखिए, US की एक बहुत बड़ी ताकत है फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन प्रोफेशनल्स या फिर आप जिन्हें फॉरेन वर्कर्स कहते हैं। तो H1B वीज़ा को बैन नहीं किया जाएगा, बस उसके नियमों को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा और किया भी गया है। और ट्रंप का तो ये कहना है कि वो H1B वीज़ा को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की चीज़ें की गई है। कनाडा की सरकार ने हाल ही में 2025 के लिए स्किल इमिग्रेशन प्रोग्राम की एक नई लिस्ट जारी की है। इसमें एजुकेशन सेक्टर को जोड़ा गया है जिससे इंडियन टीचर्स को अब सीधा सीधा PR मिलने का मौका मिलने वाला है। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर का बयान है, उनका कहना है
कि वो डिमांड वाले सेक्टर्स के वर्कर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिससे कनाडा की इकोनॉमी और कम्युनिटी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पीआर देने के लिए कनाडा का नया सिस्टम आया है, कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के तहत फास्ट ट्रैक पीआर मिलेगी। 2025 के लिए नई प्राथमिकता वाली नौकरियों में एजुकेशन सेक्टर को जोड़ा गया है। तो अब जरा ये जान लीजिए कि कौन कौन से टीचर्स इस प्लान के जरिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए, IRCC यानी कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा की लिस्ट के अनुसार 5 तरह की जॉब्स को पीआर का फायदा मिलने वाला है। तो देखिए, जो पहली कैटेगरी है टीचर्स की जिसे फायदा मिलने वाला है, जिसे पीआर मिलने वाला है 2025 में कनाडा में, वो है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर। दूसरी कैटेगरी है असिस्टेंट स्पेशल नीड्स इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर और असिस्टेंट है, यानी कि जो किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी टीचर्स हैं, उनको भी पीआर मिलेगा, और जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं वो भी पीआर की इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टीचर के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है, वो भी पीआर की इस लिस्ट में शामिल है। सो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आप एलिजिबल कैसे होंगे और पीआर के लिए शर्तें क्या-क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आपने पिछले 3 साल में कम से कम 6 महीने का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया हो। ये एक्सपीरियंस कनाडा में या फिर किसी और देश में भी मान्य हो सकता है। एजुकेशन कैटेगरी की लिस्ट में मौजूद जॉब प्रोफाइल आपकी होनी ही चाहिए, यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई इन टीचर्स को पीआर मिलेगा, आप उन सेक्टर्स में होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की शर्त ये भी है कि आपके पास अंग्रेजी या फिर फ्रेंच भाषा की नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी आप पीआर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है, आप इस एलिजिबिलिटी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, तो आप तुरंत कनाडा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि अप्लाई करने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आपको बनानी है, और प्रोफाइल कहाँ बनानी है? IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे तो उसके बाद आपको ज़रूरत होगी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की। तो आपके पास एक तो आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, यानी कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसका प्रूफ होना चाहिए, आपके पास IELTS का स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अंग्रेजी या फिर फ्रेंच भाषा का ज्ञान आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही आपके पास PCC यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे ना, तो जब आप फॉर्म भर देंगे तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होगा। ठीक, जब आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा इनविटेशन, और इनविटेशन जब आपके पास आएगा तो आपको अप्लाई करना होगा पीआर के लिए, और पीआर आपको मिल जाएगी 6 से 12 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब अब आपको सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। एक्सप्रेस एंट्री के जरिए ये जो प्रोसेस है पीआर का, वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। सो टीचर्स जो विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कनाडा से ये बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आप भी भारत में टीचर हैं और जो हमने कैटेगरी बताई है, जो एलिजिबिलिटी बताया है, अगर आप उसके अंदर फॉल करते हैं तो आप अभी तुरंत कनाडा पीआर के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल आता है या फिर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है प्रोफाइल क्रिएट करने में या फिर फॉर्म भरने में या फिर डॉक्यूमेंट के बारे में, अगर आपको कोई समस्या आ रही है या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आपकी हर वक्त हम मदद करेंगे और आपके हर सवाल का आंसर भी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आपके दोस्त या फिर आपके रिश्तेदार भी कनाडा में जाकर पीआर लेना चाहते हैं और टीचिंग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, टीचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल न भूलें।